ओके, सो फाइनली आज हमारे पॉडकास्ट में हैं, हमारे बीच है मिस्टर मानवेंद्र सिंह जी, जो एक ऑथर हैं, राइटर हैं। और खास करके आज मैं इतना एक्साइटेड और एनर्जेटिक इसलिए हूँ क्योंकि उनकी जो लाइफ है, कई सारी चीजों से लेकर कई सारे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हैं। और खासकर जो अभी उनकी बुक आई है सर, जो है रीजा 2.0, जिसमें कई सारी चीजें हैं जो मुझे खुद पर्सनली जाननी है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर से आज चीजें जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं और इतनी सारी क्यूरियोसिटी की कब मैं सारी चीजें जानूं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सुनील सर। सर तो आप राइटर हैं मानवेंद्र जी, उसके साथ में आप एक ऑथर भी हैं। लेकिन आपका जो नाम है मानवेंद्र सिंह, लेकिन उसके नाम के साथ हमेशा रीजा के मानवेंद्र रहता है, चाहे मैं सोशल मीडिया में देखूं या फिर कहीं पर भी देखूं, इवन बुक्स में देखूं। तो सबसे पहला सवाल हमारी आज की ऑडियंस के लिए यही है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि रीजा कौन है। तो रीजा के मानवेंद्र मतलब, जो अभी मैं कॉमन परसेप्शन बताऊं तो रीजा कोई आपका प्यार हो सकती है, जिसके शायद आप वहां से एक इंस्पिरेशन लेके आपने रीजा के लिए आपने बुक लिखी, या जो भी है। तो आप बताइए प्लीज कि रीजा कौन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। तो ये आपका पहला सवाल, राइट सर? जी। रीजा यस। कौन है? ये सवाल उससे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इस सवाल को अपन एक काम करते हैं, सबसे आखिरी में बताते हैं। आपको दूसरा सवाल पूछना है। ओके ओके ग्रेट। चलिए, मतलब लास्ट तक आप वो एक स्पार्क बना के रखना चाहते हैं कि लास्ट तक सारी ऑडियंस टिकी रहे कि आखिर ये रीजा कौन है। चलिए, बढ़िया बात है। तो जैसे कि आपकी बुक अमेजोन पे बेस्ट सेलर है और काफी चर्चा में भी है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपने छेड़ा है जो मुझे लगता है आज के समय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज की जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, उनके लिए बहुत ज्यादा हिट होने वाले टॉपिक हैं। तो पहली शुरुआत हम इस तरह से करते हैं सर कि ये आपकी राइटर बनने की जर्नी शुरुआत कैसे हुई। मतलब लाइक आप अभी बहुत ज्यादा एज में नहीं है, लोग मोस्टली 40-50 साल की एज तक जाके कोई एक बुक लिख पाते हैं, बट आई थिंक ये आपकी सेकंड बुक भी आपने पब्लिश कर दी है अभी, और कुछ बुक्स भी आपकी आप राइटिंग में है शायद। तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था, थोड़ा प्लीज आप ऑडियंस को खुलकर बताएं। ये जो लेखक बनने की कहानी है, ये मुझे ऐसा लगता है ये मेरा एक नेचुरल है, बाई बर्थ आप कह सकते हो। मैं ओके। 9th 10th में था, तभी जैसे कुछ विचार चलते रहते थे दिमाग में चल रहे, तो मैं उनको लिख लेता था। तो जब से ही मैं लिख रहा हूँ, वो शायद आई थिंक सो मैं 11th 12th में था, उस समय भी मैंने लिखा था। ओके, और उस उस समय वक्त आपकी फैमिली मतलब एज क्या रही होगी ऑलमोस्ट, जब से आपने शुरू किया लिखना। 11th 12th में। हाँ, तो इट्स लेस देन 18, वही सोलह ओके। सत्रह साल थी उस समय। मैं लिख चुका था, एटलीस्ट मुझे था कि मैं एक बुक लिख चुका था। ओके। तो उस समय फिर मेरे पापा बोले कि भाई पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ये उम्र नहीं है लिखने की। ओके। तो उस समय तक मैं बहुत सारा लिख चुका था, तो उन्होंने वो सब ले जाके बंद कर दिया जो मैंने लिखा था। बोले पहले आप पढ़ाई कर लो। तो मतलब रैंडम तो थॉट्स आते थे, उन पहले रैंडम मैं थॉट्स को आप लिखते थे, या फिर कोई पर्टिकुलरली कोई टॉपिक को लेकर आप लिखते थे उस एज में। जो थॉट्स आते थे उनको मैं लिखता था। इसके अलावा जो कोई टॉपिक होता था, उस टॉपिक पे भी मैं लिख लेता था। और लिख के फिर वो कुछ जो विचार चलते हैं दिमाग में, बहुत सारे विचार चलते थे, तो मैं उसको लिख लेता था। और कई बार क्या होता है कि कुछ विचार ऐसे होते हैं कि आप हर किसी को शेयर नहीं कर सकते। मैं भी उस समय इतना मेच्योर नहीं था किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं लिखता रहता था। ओके। तो सो वो आपकी शायद मुझे ऐसा पहली। लगता है मैं जी। बचपन से ही लिख रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो पहली बुक आपने कब पब्लिश किया, आई थिंक ये मतलब ये कब ख्याल आया कि जो सारे थॉट्स मैंने लिखे हैं अब इनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश करना चाहिए, वो क्या टाइम था और वो कब किया आपने। ये आई थिंक सो मैंने 2017 या 18 में किया था, रीजा वन, जैसे आप रीजा वन कह सकते हैं, रीजा रेजिज्म। ओके। 2017-18 में किया था। ओके, मतलब 17 में आपकी पहली बुक पब्लिश हुई है, और अभी 23 में आपने अपनी सेकंड बुक पब्लिश की। तो दोनों बुक का आपस में कोई कनेक्शन है, या फिर कोई सीरीज है, या कोई ये डिफरेंट बुक है दोनों बुक्स। नहीं, दोनों का आपस में कनेक्शन है। ओके। पहली जो बुक है उसका ही एक्सटेंशन है। ओके, इसी का एक्सटेंशन है। चलिए ग्रेट। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा मेरे अंदर इस चीज को लेकर एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर इस बुक में क्या क्या चीज है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले थे अपनी ऑडियंस के लिए, वही सवाल मैं शुरू करूंगा। और सबसे पहला जो हेडलाइन, और मैं कह सकता हूँ एकदम ज्वलंत टॉपिक आपने उठाया है, और उसमें पता नहीं कैसे लिखा है आपने कि रीजा 2.0, वो तो शायद आपके बुक का नाम हो सकता है, बट आपने जो लिखा है लड़की से मोक्ष तक,
मतलब ये दिमाग को हिला देने वाली चीज आपने लिखी है कि एक मोक्ष जो एक अध्यात्म कह सकते हैं, जीवन खत्म होने के बाद की बात है, और एक लड़की जो आज हर यंगस्टर्स के लिए एक प्यार मोहब्बत अफेयर है, तो दोनों का क्या कनेक्शन है और कैसे एक इंसान लड़की से मोक्ष तक पहुंच सकता है, प्लीज इसको आप डिटेल में थोड़ा बताइए। और ये बहुत एकदम अलग सी चीज है जो हम शायद हम डाइजेस्ट अभी नहीं कर पा रहे, तो प्लीज आप थोड़ा बताएं। हाँ, ये जो आपने बोला है कि लड़की से मोक्ष तक, कई लोग इसमें सवाल भी कर रहे हैं कि ये लड़की से मोक्ष तक कैसा है, क्या है, ये मोह से मोक्ष तक हो सकता था या माया से मोक्ष तक, इस तरीके के लोग बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें जैसे लड़की से मोक्ष तक है, तो पहले हम मोक्ष की बात कर लेते हैं कि मोक्ष क्या है। बेसिकली जैसे जो हमारा हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उन सब में एक चीज कॉमन है कि मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति किससे? कि आप जो बार बार जन्म लेते हो उससे मुक्त हो जाते हो। ओके। और एक ये लाइन हो गई कि आप जो बार बार जन्म लेते हो उससे आप मुक्त हो जाते हो, उसी को मोक्ष बोला गया है। राइट। फिर दूसरी लाइन आती है कि आप जब सेकंड जन्म लेते हो और इस जन्म की जो आपकी इच्छाएं रह जाती हैं, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो उन इच्छाओं का कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जन्म में, जिसको आप पूरा करने की कोशिश करते हो। ओके। ये भी चीज बताई गई बड़ी अच्छे ढंग से ग्रंथों में एक्सप्लेन किया गया है कि व्यक्ति जिस भाव अंत भाव में वो खत्म होता है, उसकी डेथ होती है, उसी भाव से वो अगला जन्म शुरू करता है। ये एक कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि यदि व्यक्ति जब खत्म होता है उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं बचे, कोई भावनाएं नहीं बचे, तो फिर तो वो छूट गया सब चीज से। इसी को भगवान बुद्ध ने इस तरीके से बताया, द एंड ऑफ ह्यूमन सफरिंग इज कॉल्ड निर्वाण। दुखों का अंत ही मोक्ष है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है, इसको सुख दुख किसी से फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके घर में किसी की डेथ हो गई, उसको पता है कि डेथ हो गई, लेकिन वो अंदर से वो जो पेन है, जो दर्द है, जो एक लगाव है, वो फील नहीं कर रहा है। ओके। तो इसका मतलब वो फ्री है हर एक चीज से। तो मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से कोई एनर्जी निकल के एकदम से, या कोई चक्र घूमने लग जाएगा, एकदम से रोशनी निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक मन की एक स्थिति है, एक जैसे अपन बोल सकते हैं कि चेतना का एक हिस्सा है, आपकी मनो एक स्थिति है, वो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां से आप चीजों को उसकी प्राकृतिक जो स्वभाव है उससे देखते हो, आप उससे इफेक्ट नहीं होते हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, अच्छे स्कूल में करते हो, सारी चीजें, वो नहीं पढ़ता है, इस चीज से आप इफेक्ट नहीं हो रहे हो। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, रिटर्न वो क्या कर रहा है, इससे आप इफेक्ट नहीं हो रहे हो। ओके। मीन्स अवे फ्रॉम दी ऑल दी एक्सपेक्टेशन, जो आज की डेट में हर ह्यूमन का एक नेचर है कि भाई हर चीज से हमारा लगाव है, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारी चीजें हो, हर चीज से हमारा लगाव है और हम छोड़ नहीं पा रहे उन चीजों को। राइट। हाँ, आप किसी चीज से आपका लगाव नहीं है, आप एकदम फ्री फ्लो हो, आप फ्री माइंड हो, फ्री चेतना हो, फ्री सोल हो, किसी से कोई लगाव नहीं है। तो क्या जीते जी भी किसी को मोक्ष मिल सकता है अकॉर्डिंग टू यू? वो जीते जी होगा, मरते हुए तो किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। जीते जी मतलब ये मैंने बोला एक स्थिति है। अब वो स्थिति एकदम से नहीं होगी। बहुत सारे लोग अपने आसपास अपने देखा होगा कि वो ऐसे होते हैं कि उन पे आप गुस्सा कर दो, उनके साथ कुछ अनकंफर्टेबल हो जाए, कुछ है, वो हर एक स्थिति में सेम होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं काइंड ऑफ। में एक्सट्रीम लेवल की हम बात करें तो कुछ ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने सब चीजों से शायद छोड़ दिया और वो एकदम न्यूट्रल स्टेज पे आ जाते हैं शायद, अकॉर्डिंग टू मी। वो एक न्यूट्रल स्टेट है कि आपके अंदर कुछ नहीं है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, सुबह जाते हो, अपना काम करते हो, बाकी आप इफेक्ट नहीं हो रहे हो किसी चीज से। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई पीले वस्त्र पहनो, आप घर परिवार छोड़ दो, आप परिवार के साथ हो, घर परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जो दुख आ रहा है, कुछ आप उससे इफेक्ट नहीं हो रहे हो, खुशी आ रही है, आप उससे इफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप हर एक जगह हो, लेकिन आप किसी चीज से इफेक्ट नहीं हो रहे, लगाव नहीं है आपको किसी चीज से। ओके। वही स्थिति को मोक्ष कहा गया। अब उस स्थिति का एक एक्सटेंस हो जाए, मतलब वो उस एक्सट्रीम तक पहुंच जाए कि कितना भी कुछ होता रहे, आपको किसी से लगाव नहीं है, वही चीज मोक्ष है। और उस समय जब आपकी डेथ होती है, आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है कि अगले क्या करना है, क्या बचा है, कुछ नहीं है आपके अंदर, तो आप अगले जन्म लोगे ही नहीं। जो एक डेफिनेशन है वही मोक्ष है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वो लड़की से मोक्ष तक का सफर कैसे, मतलब लाइक कैसे हो रहा है ये? हो गया, आप लड़की से कैसे हो गया? जिससे अपन एक चीज मानते हैं कि कोई एक लड़का है, उसको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है, जिससे अपन मोह बोल सकते, लगाव हो जाता, गहरा लगाव हो गया। ओके। तो उसको उसके अलावा कुछ ही पसंद नहीं है। ओके। कि उसको उससे एक अच्छा गहरा लगाव हो गया, उसके अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। होता है मोस्टली आज की जनरेशन के साथ।
हाँ, अब वो आगे गया, सारी चीजें, गहरा लगाव है। अब वो लगाव छोड़ दे उससे, ओके। उसको पूरी दुनिया में सबसे प्रिय वही व्यक्ति लगता है। अब वो व्यक्ति उसके साथ से फिजिकली चला गया, वो एक अलग चीज है, राइट। फिजिकली उससे दूर हो गया, राइट। फिर दूसरी चीज उसमें क्या हो गया, फिजिकली दूर होने के बाद उसके साथ, लेकिन वो मन से दूर नहीं हो पाया है, मन में अभी भी है सारी चीजें। अटैचमेंट वही है, हाँ अगर वो, राइट। हाँ, अगर वो अटैचमेंट उसके जो मन से वो निकल जाए, हम्म। तो जो उसको सबसे प्रिय चीज थी उससे उसका लगाव नहीं रहा, तो वो उस स्थिति में पहुंच गया कि उसको किसी भी चीज से लगाव नहीं होगा। ओके। ये मन का ही वो है पूरा, एक आपका माइंड उस स्टेट में पहुंच गया है कि जहां से आपको जो सबसे प्रिय चीज थी आपने उसको त्याग दिया, मन से त्याग दिया। ऐसा नहीं कि बाहर से छोड़ दिया सारी चीजें, मन से छोड़ दिया। जब आप मन से एक सबसे प्रिय चीज आप छोड़ दो अपनी लाइफ की, तो आपको किसी भी चीज से लगाव नहीं हो सकता है। राइट। तो वही चीज आपकी जो शुरुआत हुई प्रेम की, एक लड़की से शुरुआत होती है, प्रेम की शुरुआत वहीं से हुई है, एक नॉर्मल में एक लड़की की कहानी देखी, उससे गहरा लगाव था। अब वो लगाव वो छोड़ दे तो वो सब छोड़ देता है। ये तो काइंड ये ऑफ इस एक रीजन उसका कहा। परसेप्शन है। ओके। तो एक चीज और मेरे मन में सवाल है कि ये आपकी खुद की लाइफ की कहानी है, या कहीं से इंस्पायर्ड है, या फिर ये रीजा जो भी उसमें स्टोरी है जो आप बता रहे हैं लड़की से मोक्ष तक, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब क्या है ये चीज? ये एक काल्पनिक कहानी है, जिसे अगर हम अपने आसपास देखें सारी चीजें, तो यंग एज में जब ये टीनेजर्स होते हैं, लड़के होते हैं, लड़की होती है, ये हर किसी कोई भी इस स्टेज से गुजरता है, एक लगाव ओके। होता है। ओके। हर कोई इस स्टेज से गुजरता है, लेकिन उस लगाव का क्या होता है, तो वो जो गहरा लगाव है किसी एक से हो गया, फिर वो क्या होता है, व्यक्ति बदल देता है। लगाव नहीं होता, वो हटाता है। अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति चला जाता तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लगाव हो जाता है उसका। ओके। तो मींस जो उसको काइंड ऑफ फीलिंग्स की वो, ट्रैप है। हाँ, जो उसको भावनात्मक जो खुशी उसके साथ रहने से मिलती है, अब वो व्यक्ति नहीं है, तो वो रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति से वो खुशी लेने लग जाता है। ओके। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो गई, तो उसने किसी भी व्यक्ति को रिप्लेस नहीं किया, वो ओके। खुद के अंदर का जो भावनाएं हैं, जो उसको चाहिए थी कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति से मेरी इस तरीके की इमोशंस जुड़े हैं, सारी चीजें, उस इमोशन से वो ऊपर उठ गया है। ग्रेट। तो ये हर किसी के लाइफ में है कि लोग थोड़ा सा उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ। मैंने ये कोशिश की, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई लड़की आई है, ये हर किसी के साथ होता है, आप यहाँ से आगे गए, हो सकता है आपको गहरा लगाव हो जाए, आप उससे नहीं निकल पाए, तो आप उससे निकलो। मतलब और फिर वो जो एक कितना सामान्य टफ आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा कि जिससे सबसे ज्यादा लगाव है, चाहे वो कोई इंसान कह लो, कोई चीज कह लो, या आज की डेट में मटेरियलिस्टिक थिंग भी इतनी हो गई है, हर इंसान बहुत ज्यादा ये मतलब मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग कितना आसान है या कितना कठिन है आज की यंग जनरेशन के लिए चीज? ये चीज आसान नहीं है, किसी भी चीज के लिए लगाव छोड़ना, सारी चीजें, ये कठिन है, ये बहुत कठिन है। और ये ऐसे नहीं होगी कि भाई मैंने बोल दिया कि उसको छोड़ दे, इससे नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर जो जैसे बोलते हैं ध्यान है, योगा है, इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये ध्यान और योग है, ये बाबा संतों के लिए नहीं है। ध्यान योग का मतलब है कि आप अपने इमोशंस पे और अपने माइंड पे कंट्रोल करो। जब एक कोई लड़का है गहरी फीलिंग्स में चला गया, उससे सब घर वाले बोलते बेटा पढ़, वो तो पढ़ना चाहता है, राइट। कैरियर पे ध्यान दो, वो कैरियर पे ध्यान देना चाहता है, लेकिन वो अपने आप में स्टेबल नहीं है। उसके जो इमोशंस हैं, उसका जो माइंड है, वो स्थिर नहीं है, उसके इमोशंस बैलेंस नहीं है। तो इमोशंस बैलेंस नहीं है उसके, तो वो इमोशंस बैलेंस के लिए उसको केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूले उसके इमोशंस बैलेंस नहीं कर सकते हैं। ओके। इसको इमोशंस और माइंड बैलेंस करने के लिए उसको ध्यान और योग की सहायता लेनी पड़ेगी। राइट। क्योंकि आज मोस्टली यंग जनरेशन को सबको पता है कि ये चीज गलत है, चाहे वो किसी तरह का व्यसन हो, चाहे वो मतलब लाइक गलत संगति में पड़ना हो या गलत चीजें करना हो, पता सबको सब कुछ है, फिर भी वो चीज कर रहे हैं वो लोग। तो आई थिंक इसका ये कह सकते हैं कि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जो आपने ध्यान वाली बात बोली, कंट्रोल वो नहीं आज है। की यंग जनरेशन के लिए हाँ, बहुत जरूरी है। तो यंग जनरेशन जैसे ये समझते हैं कि ध्यान योग करना मतलब आध्यात्मिक की तरफ जाना, बाबा संत बनना, वो नहीं है। ध्यान योग का मतलब है आप अपने ऊपर कंट्रोल करो। तो जब आप उस स्टेज में आपको पता चल गया, आप कहीं ना कहीं फील कर दोगे कि आप उस स्टेज में हो कि आपको किसी से गहरा लगाव हो, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो। आप पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन वो आप इमोशंस बैलेंस नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो।
ओके आप कैरियर चलिए। पे ध्यान देना चाहते हो लेकिन आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आपको जरूरत है थोड़ा सा ब्रेक लो, योग करो, ध्यान करो, उन चीजों को पढ़ो कि इमोशंस को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, कैसे माइंड को आप शांत कर सकते हो, तब जाके ये हम्म। शांत होगा। ओके डन। सो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो बात पहला टॉपिक था कि लड़की से मोक्ष तक। तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही जी। पूछूंगा, बिकॉज आपकी उम्र के अलावा आपको इतना अनुभव है, इतना ऑब्जर्व किया आपने लोगों को, कि आपने एक काल्पनिक स्टोरी बनाकर ऑलरेडी बुक को पब्लिश कर दिया है। सो व्हाट इज ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम क्या है आपके अकॉर्डिंग? और मैं कहूँ अगर शास्त्रों के अनुसार या फिर सही कहूँ गीता के अनुसार, एक सच्चा प्रेम क्या है आपकी नजर में? तो जैसे गीता के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अगर आप आसपास जो हम देख रहे हैं सारी चीजें, तो हम उसको एक अफेयर बोल सकते हैं, हम्म। है ना। अगर प्रेम की हम बात करें, जो गीता में जो प्रेम है उससे कंपेयर करूं तो वो ये सब अफेयर है। और अगर प्रेम है तो हजारों लाखों लोगों में से किसी एक के पास होता है। वो प्रेम क्या है जो गीता में, वो मैं बताना चाहता हूँ। प्रेम एक यस। भाव है, एक भावना है, जैसे कि अपने अंदर दुख है एक भावना है, खुशी एक भावना है, गुस्सा एक भावना है। कोई व्यक्ति है, हम्म। उसके वो गुस्सा करता है, ओके। उसके अंदर कौन सा भाव है? गुस्सा वाला भाव है। गुस्से वाला भाव। तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे गुस्सा करे, वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, वो लगभग हर किसी से गुस्सा करेगा। राइट। तो जैसे उसमें एक चीज है कि जिसका जो भाव प्रधान, उसका स्वभाव वैसा है। हम सब लोग हैं, सबके अंदर सब भाव है, लेकिन जो भाव सबसे ज्यादा प्रधान है उसका स्वभाव वैसा होगा। जिसके अंदर गुस्सा वाला भाव ज्यादा है तो वो हर किसी से गुस्सा होगा, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि वो एक ही व्यक्ति से गुस्सा होगा। जिसके अंदर दुख है तो अब उसको देखो, वो हर बात बात पर रोना रोता है, वो किसी से भी मिलेगा अपना दुखी व्यक्त करेगा। करेक्ट। ऐसे ही प्रेम भाव है, वो भी अपने आप में एक भाव है, वो कई सारे गुणों का एक समावेश है, कई सारे गुण जैसे जिसके अंदर प्रेम है। एक उदाहरण लेते हैं, एक लड़का है किसी लड़की से प्रेम करता है, वो उसका अच्छा चाहेगा, राइट। वो उसका अच्छा चाहेगा, उसके प्रति उसके अंदर करुणा होगी, उसका जो दुख में वो दुखी होगा, राइट। उसका वो सम्मान करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, और हमेशा वो सारे काम करेगा जिससे उस लड़की को खुशी मिले। करेक्ट। ये शुरुआत हो सकती है एक लड़की से हो, लेकिन ये भाव उसका प्रधान हो जाए, प्रधान हो जाए मतलब सच में उसके अंदर प्रेम आ जाए, तो वो हर किसी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करेगा, हर किसी व्यक्ति का सम्मान करेगा, दूसरों के दुख में वो दुखी होगा, उसके अंदर करुणा होगी। जो प्रेम के जो गुण होते वो सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, तो वो प्रेम है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि जैसे एक लड़का लड़की मिले, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो अपन इसको नहीं बोल सकते कि इनके बीच में प्रेम है या उस पर्टिकुलर लड़के के अंदर प्रेम आया है। सिर्फ जीवन में लड़की आ जाना या किसी का एक्सेप्ट कर लेना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वो प्रेम में है लड़का। उस लड़की से वो अच्छे से बात करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, और वहीं कहीं चौराहे पे जा रहा है, कहीं अपने से बड़े से बूढ़ों से अपने माता पिता की को वो दुख दे रहा है। तो एक जिसके अंदर प्रेम हो वो दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता है, ओके। तो वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर जिसके जिसके भीतर प्रेम है तो वो उस लड़की को छोड़ो, वो किसी को भी दुख नहीं दे सकता है। ओके। तो ये भी मतलब वो एक अच्छा सबके टॉपिक, साथ अगर आपको वैसे ही किसी फिर से ट्रीट करेगा अगर उसके अंदर प्रेम वैसे भाव है रहेगा, तो। राइट। तो वो उसका भाव है, वो उसके साथ कौन है क्या है उससे मतलब नहीं, वो उसके अंदर का भाव। जिसके अंदर गुस्सा है वो सबसे गुस्सा करेगा, जिसके अंदर प्रेम है वो सब पे प्रेम करेगा। करेक्ट। तो गीता में प्रेम को उसी तरीके से बताया गया कि जिसके अंदर प्रेम है वो सबसे प्रेम करेगा, सबका अच्छा चाहेगा। इस चीज पर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे, कि जैसे कई लोग होते हैं जी जिनका बचपन बहुत ज्यादा दुख में या घर में परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, और वो वैसे ही बचपन में जी रह के वैसे माहौल में रहकर बड़े होते हैं, उनके अंदर वो चिड़चिड़ापन दुख तकलीफ या कोई भी, जैसे आपने कहा जिसका जैसा भाव प्रधान उसका स्वभाव वैसा, बहुत बढ़िया लाइन बोली, तो वैसे भाव उनके अंदर बन जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो बचपन से लेकर उसने एक युवावस्था तक जैसा उसका दौर गुजरा है, अब उसके बाद उसका भाव बदलना हो तो पॉसिबल है, बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। वो अपना जो इनटेक है, इनटेक जिसे हम बोल सकते हैं कि जैसे इनटेक क्या होता है, एक अपना विचार होते हैं जो हम सुनते हैं देखते हैं सारे, कि वो जैसे विचार जैसे माहौल में हो वैसा उसका भाव बदलने लग जाएगा। और ओके। इसका खाने पीने से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो क्या चीज खा रहा है। अच्छा। क्योंकि जैसे ओके। अगर अपन बात करें गीता में 3 गुण बताए गए, सतोगुण रजोगुण और ताम्रगुण। तमोगुण। तो यस। इसमें ये चीज ही है कि
इनके अनुसार जो सतोगुण का है उसका भोजन अलग टाइप का है, उसको वो जिस टाइप के लोगों से के साथ जो बैठता है उसका स्वभाव वैसा है, सारी चीजें। तो अगर आपको अपना बदलना है स्वभाव, तो आपको इनटेक बदलना पड़ेगा, कहा भी आपको जाता अपना है खाना जैसा बदलना अन्न पड़ेगा, वैसा मन, राइट। करेक्ट। खाना बदलना पड़ेगा, आप जो सुन रहे हो देख रहे हो वो सब बदलना पड़ेगा। वो आप ओके, बदल दोगे तो आप बदल जाओगे। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इस चीज को लेकर। अच्छा, ये सवाल और कि क्या कभी आपको सच्चा प्यार हुआ है? ये ये थोड़ा सा पर्सनल है, ये चीज अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। इसके साथ एक चीज में और, आपने जो बुक के पीछे लिखा हुआ है टाइटल में, बहुत बड़ी बात आपने लिखी, वो चीज भी, और सारे ही ज्वलंत आपने लाइन लिखी कि हर कोई पढ़कर एक बार उसको ये लगेगा कि मुझे बुक पढ़नी ही चाहिए, कि सच्चे प्रेमी को साधु संत भी पूजते हैं। तो ये कुछ समझ मुझे नहीं आया, तो इस पर थोड़ा सा आप बताओ कि ऐसा कैसे और क्यों। जैसे मैंने एक लाइन अभी आपको बोली थी कि एक जो सच्चा प्रेमी होता है वो क्या करता है, वो सबका अच्छा चाहता है। राइट। जो अगर सच्चा प्रेमी होगा, उस सबके उसके अंदर करुणा होगी, दूसरों के दुख में दुखी होगा, वो सबका अच्छा चाहेगा अपने आसपास। तो एक हम्म। जिसको साधु बनना है, जिसको संत बनना है, राइट, हम्म। उसकी भी क्या होती है, एक अच्छा संत क्या होता है, वही होता है जो पूरी दुनिया के बारे में अच्छा सोचे। राइट। संत का मतलब ही वही है ना, कि जो सबके लिए लोगों का अच्छा भला सोचे, चाहे, समाज का भला चाहे। भला करेक्ट। चाहे। और एक जो लड़का है, भले ही वो प्रेमी है लेकिन वो सबका अच्छा चाह रहा है। मतलब एक अगर संत है। आपके, आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपके हिसाब से एक इंसान जिसके अंदर एक प्रेम भाव है और एकदम प्रधान है वो भाव, तो क्या वो भी एक तरह से संत ही है अंदर से? वो संत ही है एक तरीके का। ओके। और दूसरी चीज, जैसे साधु संत है, जो जो जैसे कोई साधु संत बनता है तो उनका जो लास्ट जो डेस्टिनेशन होता है वो मोक्ष ही होता है, कि मैं सब चीज छोड़ दूं। वो घर तो राइट। छोड़ देते हैं, भ्रमण के लिए निकल जाते हैं सारी चीजें, लेकिन वो जो उनके मन में जो लगाव है, जो इच्छाएं है, वो नहीं छूटती है। भाई एक लड़का है जिसको सच्चा प्रेम है किसी से, तो वो उससे हम्म। उसको छोड़ना है मन से, उसको मन से निकालना है, लगाव करना है। तो वो लड़का, वो क्या उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको निकालना पड़ेगा, अगर वो नहीं निकालेगा तो उसका जीवन आगे नहीं चलेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो सो थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली यस लोग वहीं प्लीज। पहुंचते हैं। तो एक जो संत है वो जानता है कि ये जो लड़का है, भला ये सच्चा प्रेमी है, ये इसके अंदर जो पर्टिकुलर भाव है अंदर से वो है, तो वो अंदर से वैसा ही है जैसे वो साधु संत होना चाहते हैं। ओके। वो जैसा होना चाहते हैं वो लड़का वैसा है। ओके, तभी आपने वो तो लाइन वो लिखी उसकी कि जो साधु लड़के की, संत भी पूजते हैं। हाँ, क्योंकि उस लड़के की जो मनोस्थिति है, उसकी जो चेतना का स्तर है, वो वैसा है जैसा साधु संत होना चाहते हैं। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। अब इसमें आपने एक बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ा है, जिसमें मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टॉपिक भी वो चीज हो सकती है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है, जो अभी रिसेंट में इलेक्शंस भी गए तो उस पर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे जातिवाद कहते हैं, जातिवादी जनगणना की बात चल रही थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये इस बुक को कैसे रिलेट करता है, क्योंकि आपने जो टॉपिक छेड़ा है वो है जातिवाद से क्लासवाद तक। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें, और आज ही हमारे देश में अभी करंट सिचुएशन क्या है, और इसको कैसे, जो आप चाह रहे हैं क्लासवाद तक ले जाना, वो कैसे हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा टॉपिक वाइज ब्रीफ करके आप बताएं इस चीज को। देखिए अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम मुझे ज्यादा कुछ वो नहीं है। पर ओके। जो मेरी बुक की स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि उसमें जो कैरेक्टर था, मोक्ष नाम का लड़का था, तो हम्म। उसमें जो कहानी है बुक में, तो उसको रीजा नाम की लड़की से प्रेम हुआ था। वो ओके। दोनों अलग अलग कास्ट के थे, तो उस वजह से वो एक नहीं हो पाए। तो फिर वो लड़का ओके। क्या करता है, उनके बीच में जो आया था वो जातिवाद आया था। ओके। तो वो बहुत सारे उन ऐसे लड़कों को कलेक्ट करता है, उनसे संपर्क करता है जो किसी लड़की से सच्चा प्रेम करते थे, और उनके प्रेम में एक ना होने का जो कारण बन रहा था वो आ रहा था जातिवाद। ओके। तो वो ऐसे लड़कों को कलेक्ट करता है, तो वो लड़के मिलकर जातिवाद को खत्म करते। तो जो जिस तरीके से मैंने बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। बाकी समाज क्या चाहती है और गवर्नमेंट क्या चाहती है या जातिवाद से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो
आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है तो इसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो सकती हैं। राइट। हाँ, अगर लोग इसको प्रेफर देते हैं कि क्लासवाद क्या है तो चीजें बदली जा सकती हैं। तो मैं बताता हूँ इसमें मैंने कैसे बताने की कोशिश की थी। जैसे क्लास, पहली चीज उसमें, जैसे एक घर मान लें हम, मतलब जातिवाद व्यवस्था मतलब एक तरीके से एक रहने का ही सिस्टम है, समाज में एक जीने का एक आधार है, जातिवाद के अनुसार अभी हम चल रहे हैं। तो एक घर है, इसमें बहुत सारे 10-15 लोग रहते हैं, उस घर का नाम है जातिवाद। उसके अकॉर्डिंग, उस नियम के अनुसार लोग उसमें रह रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। हमने एक नया घर बना दिया, जिसका नाम दिया क्लासवाद। उसके अलग नियम है। जैसे पहला नियम उसमें हमने एक कर दिया कि आप नाम के पीछे अपना जाति सूचक सरनेम नहीं लिखेंगे। जैसे सरनेम है, आप अपने नाम के पीछे पिताजी का नाम लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, तो इससे ये नहीं पता चलता कि आप किस जाति के हैं। तो पहली कंडीशन है कि आप अपने नाम के पीछे, अगर आप जो नया घर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लासवाद है, तो पहली चीज आप क्या करेंगे, आप अपने नाम के पीछे सरनेम ऐसा नहीं लिखेंगे जो जाति सूचक हो, जो ये बताता हो कि आप किस जाति के हो। ये हो गया खत्म। दूसरी चीज उसमें क्या कर दी है, तो उसमें जो लोग रहेंगे वो आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको लाभ दिया जाएगा। 4 वर्ग बना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये हमने डिफाइन कर दिया और एक नया घर बना दिया। अब हम यहाँ पे जो पुराना घर है वहां हम किसी से नहीं बोल रहे हैं कि आप इसमें आओ, हमने एक नया घर बना दिया है। अब क्या होगा, वो जो लड़के हैं लड़की हैं कि वो उनकी प्रेम कहानी एक, लेकिन वो एक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जातिवाद की समस्या आ रही है, उनको समाज, उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनने क्या किया, ठीक है मैं जातिवाद व्यवस्था छोड़ के नए घर में आते हैं क्लासवाद। तो उनने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। एक चीज हो गई। दूसरे कुछ और भी व्यक्ति हैं जो, जिनको जैसे क्या होते हैं, जैसे गरीब लोग हैं, सारी चीजें उनको लाभ मिलना चाहिए, जो अभी जातिवाद आरक्षण है, सारी चीजें है, सारी चीजें ये अपनी जगह सारी चीजें सही है, जो व्यवस्था पहले बनाई गई थी उसके अनुसार ये चीजें अपनी जगह सही है। तो जैसे जिसको जातिवाद आरक्षण मिल रहा है, जो लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन इसमें भी ये होता है कि जो जैसे SC ST में लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई में आरक्षण मिलता है, लेकिन उसका जो लाभ है, आरक्षण का लाभ, उनमें जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे, उनको नहीं मिलता है, बल्कि उनमें भी जो पहले से सक्षम लोग हैं उनके बच्चों को लाभ मिलता है। अच्छा। जो रियल लाभ जिसको मिलना चाहिए था, जो SC ST में जो गरीब लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाता। तो वो लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के नए घर में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे आज 100 लोग हैं SC ST में, इसमें से 50 लोगों को लाभ दिया जा रहा है, पूरे 100 का तो लाभ अभी नहीं है। अभी जो संविधान के हिसाब से मान लो उसमें से 50 लोगों को लाभ दिया जा रहा है, तो जो 50 लोग उसमें से जो लाभ लेते हैं वो वही लोग लेते हैं जो ऑलरेडी सक्षम है। राइट। क्योंकि जो वाकई में जो कमजोर है कुछ है, उनको जो सक्षम उस वर्ग में व्यक्ति है उन्होंने उनको दबा रखा है, तो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि अगर SC ST को जातिवाद आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें 100 लोग हैं, उस 100 में से 50 लोग लाभ दिया जाएगा, 50 सीटें हैं किसी भी कॉलेज में या कहीं पे हैं, तो वो जो गरीब लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनमें जो SC ST में जो 50 टॉप के लोग हैं उनको उसका लाभ मिलता है। तो जो बाकी के जो 50 इनको लाभ नहीं, बाकी में जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, अपने इधर शिफ्ट हो लेंगे, क्लासवाद में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको वहां पे जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और क्लासवाद में जब जो कैटेगरी से नीचे की सबसे टॉप क्लास 4 की कैटेगरी है, तो उनमें गरीब ही लोग रहेंगे, उन्हीं की तरह गरीब लोग रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो समान रहेगी। आज की डेट में अगर हम बात करें SC ST की, तो उसमें हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समान नहीं है। फिर क्या, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो SC ST में हैं, जिनको जो सक्षम है, मजबूत हैं, वो लाभ नहीं चाहते। उनका भी कहना है हमें जातिवाद आरक्षण नहीं चाहिए, वो इसके लिए तैयारी के लिए तैयार है, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको जातिवादक सूचक से नहीं बुलाया जाए। कई लोग ऐसे भी, करेक्ट, ऐसे भी लोग,
हाँ, लोग सक्षम हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, सब कुछ है, अच्छा बिजनेस है, सारी चीजें हैं, उनका इंटरनल वो चीज है कि फिर भी उनको क्या होता है कि उनको उस जातिवाद सूचक से बुलाया जाता है, अरे तुमने तो ये आरक्षण के लाभ से तुम ये बन गए वो बन गए, ये सब बोला जाता है, ये चीजें। और लाइन कोई नहीं बोलता है सारी चीजें, लेकिन हिडन ये चीजें होती हैं उनके साथ। राइट। तो वो लोग ये क्या चीज करेंगे? चेंज होनी चाहिए। हाँ, तो वो चीज क्या करेंगे, वो चीज छोड़ के नई क्लास में आएंगे, जहाँ पे उनको जाति सूचक सब लिखना ही नहीं है, क्लास 1 में जाएंगे, वहां उनको उस चीज का वो लेंगे, जिसे बोलते हैं ना क्लास का एक फील करेंगे कि हाँ हम अपर क्लास के हैं। सेम सिचुएशन अगर हम बात करें कि जैसे टॉप कैटेगरीज में जो अभी जातिवाद व्यवस्था में है, सामान्य वर्ग में जो लोग आते हैं, उनमें भी कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको वाकई में उनको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा, उन तक पहुंच नहीं पा रही वो चीजें। उनको मिल नहीं करेक्ट। पा रहा है, ओके। क्योंकि अभी जो सिस्टम है जातिवाद के हिसाब से जो आरक्षण है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उनको सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। तो वो इस चीज के लिए तैयार है कि वो हम उसको छोड़ देंगे, और वो क्लास 4 में जहां उनको लाभ चाहिए था वहां पहुंच जाएंगे वो। तो वो मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये जातिवाद व्यवस्था, हम किसी को इससे ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम आओ, हमने एक नई व्यवस्था बना दी है। अगर पुरानी जो घर है जहां तुम हो वहां तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप नए घर में आ सकते हो। और अगर ये चीज हमने बना दी है, गवर्नमेंट या कोई भी ये चीज करता है, तो क्या होगा, लोग जिनको जरूरत है वो अपने आप आएंगे, जिनको जरूरत है। राइट। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, फोर्सफुली हम बुला नहीं रहे हैं, नहीं हम किसी पे कोई चीज हाँ थोप रहे हैं, हमने बस रख दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हो इस कैटेगरी में। राइट। आ सकते हैं। और मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि लोग आएंगे और क्यों आएंगे। राइट। लोग खुद से जैसे आएंगे, जो क्योंकि कई अभी लोग है, खुद उस ट्रैप से, कई लोग खुद निकलना चाहते हैं, बट ऐसा सिस्टम ही कोई लोगों के निकलना पास चाहते ऑप्शन अभी भी नहीं है। हम, करेक्ट। हाँ, कई बार हम लोग सुनते हैं देखते हैं, जैसे कि कई जैसे जाति के लोग हैं, एक पर्टिकुलर जाति के लोग आंदोलन करते हैं कि भाई हमें आप ये जातिवाद जो आरक्षण है हमें SC ST में कीजिए, हमें आरक्षण का लाभ दीजिए, हमारे समाज में जो लोग हैं अभी आर्थिक मजबूत नहीं है तो हमें लाभ चाहिए। तो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस चीज का लोग प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ग एक वो करता है, आंदोलन करता है कि भाई हमें ST ST में जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण का हमें जरूरत है। तो बाकी उन लोगों कुछ लोगों को जरूरत है। तो अब हमने क्या एक नया सिस्टम बना दिया, तो उस सिस्टम से क्या होगा कि कोई भी आ सकता है उसमें, करेक्ट। नाइस। उसमें कोई भी आ सकता है सारी चीजें। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, जो नहीं आना चाहे वो नहीं आए, अपनी चॉइस है। लाइक जो हम आना किसी को चाहे, कोई चीज दे नहीं रहे, हाँ, वो आपकी चॉइस है। ऑब्वियसली ग्रेट सजेशन। तो इससे क्या होगा कि बिना किसी वो आंदोलन के, बिना किसी क्या बोलते हैं एक दूसरे से जो होते हैं कुछ लड़ाई झगड़े के, है ना, बिना किसी अराजकता की बहुत सिंपली की जा सकती है। अगर अपन अभी तक जो इसके पीछे चली आ रही है, बीच बीच में कोशिशें होती है कि इसको कैसे खत्म करें, जातिवाद आरक्षण खत्म करें, है ना, या ये जाति सूचक शब्द खत्म करें, कुछ इन पे चले आ रहे हैं लोग, लड़ाइयां होती हैं, दंगे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं है। जो मुझे लगा कि ये तरीका हो सकता है, हमने एक नया घर बना के जिसको पसंद है वो आ सकता है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं है। ओके, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा सजेशन है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस अकॉर्डिंग बुक में एक तरह का एक, मैं कह सकता हूँ, प्रोटोटाइप दिया, या आपने एक सजेशन दिया, अगर उस चीज को थोड़ा भी कोई इंसान जो बुद्धिजीवी इंसान अगर समझेगा तो उस चीज के मायने वो समझ सकता है कि ये कैसे चीज वर्क कर सकती है। मुझे नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट में, हमारे देश में ये चेंजेस कब आएंगे, बट लाइक इस यंग एज के अंदर इतने बड़े थॉट, इतने नेक्स्ट लेवल का आप सोच पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू सर, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट एक चीज और मैं भी ये कहना चाहूंगा, बिकॉज आपने काफी चीजें अपनी बुक्स में रिलेट की कि शास्त्रों में, गीता में लिखा हुआ, गीता के अकॉर्डिंग प्रेम ये है, और काफी चीजें मुझे लगता है कि आप भी उस लेवल पर रीड करते हो, क्योंकि बिकॉज आप एक राइटर हो, तो राइटर वही हो सकता है जो ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करता है, ज्यादा रीड करता है। सो जो आज की यंग जनरेशन है, हर इंसान के लिए कहते हैं गीता बनी हुई है, लेकिन मोस्टली
लोगों का क्या थॉट है कि ये शास्त्र, ये गीता, ये सब बुढ़ापे में देखेंगे, पढ़ेंगे, अभी यंग जनरेशन है, मस्ती करो, एंजॉय करो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में उलझी भी वही यंग जनरेशन है। हर तरह की प्रॉब्लम है, रिश्ते ठीक नहीं है, फाइनेंसेस ठीक नहीं है, जॉब ठीक नहीं चल रही, बिजनेस ठीक नहीं चल रही, और हर चीज का सोल्यूशन भी गीता में, जिसको मैं खुद मानता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग बताएं कि गीता पढ़ना क्यों जरूरी है, और दूसरा कि गीता को किस तरीके से पढ़े कि वो हमारे जीवन में लाभ ले पाए। तो प्लीज थोड़ा इस पर आप बताएं। नहीं, ये चीज है जैसे कि गीता पढ़ना है, सबसे पहली चीज तो ये जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये आध्यात्मिक और आध्यात्मिक भी है। तो ये लोगों की मिसकंसेप्ट ये है कि रिलीजन की पढ़ाई है। रिलीजन की पढ़ाई नहीं है ये। अगर बेसिकली हम बात करें कि जीवन को सही तरीके से जीने का एक तरीका है। जैसे आज की डेट में हम बात करें कि जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, राइट, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें उस समय की अगर बात करें और आज के समय की, आज जैसे जो लोगों को जो पढ़ने की जरूरत है, तो गीता, बाइबल, कुरान, ये सारी चीजें भला ही नहीं पढ़े, लेकिन संविधान पढ़े। संविधान क्या है कि आज की जो सोसाइटी है, सब लोग जो सोसाइटी में रहते वो कैसे जिए, वो संविधान में उसके नियम लिखे। जब पुरानी हम बात करें सारी चीजें, तो उस समय ये संविधान चीजें नहीं होती थी। तो उस समय ये जो किताबें आई हैं, गीता है, कुरान है, तो उस समय की सभ्यता और समाज को जीने की एक राह दिखाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप गीता कुरान पढ़ें, आप सिर्फ संविधान पढ़ो। वो जो संविधान पढ़ोगे, आप गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ोगे, सब में आपको चीजें सेम मिलेगी। सेम चीजें क्या है कि आप बेहतर ढंग से जीवन अपना जिए, और आप दूसरों को जो जीवन जी रहे हैं, आपके आसपास रहते हैं सारी चीजें, उनको आप उनके अनुसार जीवन जीने दीजिए। सब में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। अब अभी क्या हो रहा है, अभी पढ़ने की जरूरत इसलिए लोगों को है क्योंकि जो धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही है, तो घुमा फिरा के, तोड़ मड़ोड़ करके जो चीजें बताई जा रही है, उसमें व्यक्ति उलझ गया है। राइट, कंफ्यूजन बहुत। तो आज की जनरेशन के अगर कोई बोले कि गीता पढ़नी चाहिए या नहीं, मैं बोलता हूँ आप संविधान पढ़ो, उसमें कैसे आपको जीना है वो लिखा है। तो गीता का भी यही मतलब है। तो उसमें यही चीजें नहीं है कि भाई आप गीता पढ़ोगे तो आप साधु संत बन जाओगे। उसमें यही सब है कि आप बेहतर ढंग से खुद का मन, भावनाएं, विचार कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे बेहतर जीवन जीते हो, ये चीज है उसमें। ग्रेट, वंडरफुल। इस पर एक मेरा भी इंटेक है सर, मैं शेयर करना चाहूंगा कि गीता क्यों पढ़े। तो आई थिंक मैं गीता के बारे में ही जानता हूँ। तो बहुत अच्छी बात एक संत ने कही है कि गीता किसी घर में बैठकर किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी नहीं गई है। गीता कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान के बीच श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेश, जो कृष्ण अर्जुन को दिया गया, उस पर लिखी गई है। मतलब जो असल में आज हम सभी लोग युद्ध क्षेत्र में, हर तरह का कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, किसी के दिमाग में युद्ध चल रहा है, किसी के जीवन में, रिश्तों में, कहीं ना कहीं हम एक युद्ध क्षेत्र में ही है सभी लोग। तो जो हमारे जीवन पर सटीक हर सवाल का जवाब हमें मिलेगा, वो गीता में मिल सकता है। और आपने भी इस पर एड ऑन किया कि जीवन जीने का सही तरीका हमें बताती है। तो मुझे लगता है आज हम कपड़े पहन लेते हैं अच्छे, हम एक मोबाइल ले लेते हैं, घर में टीवी, एसी, फ्रिज क्यों लेते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, लेकिन असली जिंदगी जो मुश्किल है वो विचारों से। तो उनको आसान करने के लिए मुझे लगता है कि गीता पढ़ना और समझना और जीवन उतारना बहुत जरूरी है। हाँ, और गीता का एक चीज और है, गीता के बारे में एक और चीज कहा जाता है, वो सबके लिए सेम लिखी है, लेकिन हर पढ़ने वाला उसका अर्थ अपने अनुसार निकालता है। एग्जैक्टली करेक्ट, बहुत सही बात है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि गीता जो भी व्यक्ति पढ़ते हैं वो हर व्यक्ति अपने अनुसार निकालता है। तो सबसे अच्छा तरीका है जो, जैसे जिसको बेहतर ढंग से जीवन जीना है, अपने मन, विचार, सारी चीजें, कोई जैसे अगर किसी की जो मनोस्थिति सही नहीं है, उसके जो कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो वो हर एक चीज में कंफ्यूज होगा, उल्टी सीधी चीजें करेगा। राइट। और जो ये चीजें क्या होती है, सारी चीजें, गीता है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, वो आपके जो कॉन्सेप्ट मिस क्लियर है उनको क्लियर करते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जीवन को बड़े आसानी से जी पाओगे। वो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं कि आप उस तरीके से उसको जाओगे। और दूसरी चीज क्या है, जो भी गीता पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, वो साथ में संविधान भी पढ़े, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जो चीजें हैं गीता में लिखी गई है वो बोलने के लिए नहीं है, वो एक बेहतर जीवन जीने का। और आप अगर और दोनों चीजें पढ़ोगे तो आप कोरिलेट करोगे तो ये शायद गीता से ही ली गई है जो उसमें संविधान में लिखी है। राइट। क्योंकि मोस्टली अभी जिस सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम लोग जी रहे हैं, अभी हम जिस भी क्रिएटर को फॉलो करते हैं, वो जैसे वीडियो बनाता होगा या वो जैसी थॉट प्रोसेस रखता है, उसके अकॉर्डिंग हम सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कंफ्यूजन क्यों है आज की डेट में, हम धर्म को लेकर क्यों इतने कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो जैसा बता रहा है वैसा हम मान ले रहे हैं।
लेकिन जो आप बता रहे हैं गीता पढ़ना या शास्त्रों को पढ़ना इसलिए जरूरी है या संविधान को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हमें सत्य पता रहे कि एकदम परम सत्य क्या है और सही चीज क्या है। बिल्कुल सर। हाँ, वो आपके क्लियर नहीं हो, आपके जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अधूरी एग्जैक्टली। जानकारी है ना। आपने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ लिया, फेसबुक पे पढ़ लिया, आपने 2 लाइन कहीं पढ़ ली, तो आपका जो उसका क्या है, आप मतलब ही कुछ और ही समझ रहे हो आप। करेक्ट। सो एक चीज तो और वही है वही कि चीज है। रीजा से रिलेटेड है कि आखिर ये जो रीजा है, अगर एक यंग जनरेशन कह लो किसी को भी कह लो कि क्यों पढ़नी चाहिए, तो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर ही लिया है। फिर भी आपके अकॉर्डिंग कोई 2-3 पॉइंट में आप बताना चाहें कि आखिर आज के इंसान को रीजा क्यों पढ़ना चाहिए और उसे वहां से क्या मिल सकता है अकॉर्डिंग टू यू, शॉर्ट नोटिस। तो पहली चीज ये, अगर किसी को सच में जानना है कि प्रेम क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो वो उसका जवाब आपको गीता में मिलेगा। अगर आप किसी भी लड़का को या लड़की को ये जज करना है कि आप वो जिसके साथ आप रिलेशन में जाने वाले हो, ये जज करना कि इसके मन में, इसके भीतर सच्चा प्रेम है कि नहीं, तो वो उसके Okay. जवाब आपको उस किताब में मिलेगा। ओके। कि आप उसके भाव से, स्वभाव से कैसे जज कर सकते हैं कि प्रेम में है। फिर उस Okay. व्यक्ति को जिसका ब्रेकअप हो गया और जो गहरी भावनाओं में उलझ गया है और वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहा अंदर से, तो उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो वहां पे उसको वो जवाब मिलेगा कि भाई ये कैसे वो इसको आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उन पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए। सबसे आज की डेट में सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, जो मुझे लगता है समाज में सबसे बड़ी चीज, गलत चीज है, तो पढ़े लिखे समाज में एक ही किसी कोई भी बच्चे हो 15 साल से लेके 20-22 साल के एज में जाएंगे तो वो इमोशंस में उलझेंगे, फंसेंगे। उनको वहां से कैसे निकलना है उनको नहीं पता है। अगर उनको पता होता तो वो खुद ही एक, जैसे मैंने ये बात अपने शुरुआत में भी की थी कि यदि एक कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वो इमोशंस में उलझ गया है तो वो वहां से निकलना चाहता है, वो उस तरफ जाना चाहता है जहां से वो क्या कर सके कि अपनी कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन उसको वहां से निकलना नहीं आ रहा है। उसके घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा क्या ये फालतू की बकवास है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सारी चीजें। जबकि अपनी लाइफ में वो पेरेंट्स भी एक ना एक टाइम तो उस स्टेज से निकले हैं, तो उनको बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकले। लेकिन सपोर्ट करने की जगह वो उनको डांटते हैं, उनको डराते हैं और उनको कंफ्यूज कर देते हैं। उनको खुद नहीं समझ पे आता, इतना डरा देते हैं कि वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कर पाते हैं। करेक्ट। तो उनको उस चीज से निकालना है, निकलना वो भी चाह रहे हैं। तो ये चीजें हैं आपको इस बुक में मिलेगी कि आप वहां से कैसे निकलें। बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स आपने बता दिए कि जो रिलेशनशिप में है या रिलेशनशिप से बाहर आ चुका है, आना चाह रहा है, उन्हें भी पढ़नी चाहिए। यानी कि जितनी यंग जनरेशन है, कहीं ना कहीं हम सभी इस यंग एज के अंदर एक प्यार में पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रियल लव क्या होता है, ट्रू लव क्या हो सकता है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से लेकर, और आई थिंक जो पेरेंट्स वाली बात आपने बताई वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की सोसाइटी के लिए, क्योंकि आज की डेट में बच्चे शेयर ही नहीं कर पाते अपनी बात, और ना बच्चे पेरेंट्स को समझ पाते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों को समझ पाते। तो मुझे लगता है बुक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगी। जी, आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं इस चीज पर? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपके बच्चे इमोशंस पे नहीं पढ़े। मैं पेरेंट्स से बोलना चाह रहा हूँ, ये संभव नहीं है, ये नेचुरल स्वभाव है। लोग इमोशंस में पढ़ेंगे, बच्चे आपके इमोशंस में पढ़ेंगे, किसी ना किसी के प्रति फीलिंग्स बनेगी उनकी, और वो उस समय कहीं ना कहीं अपना वो पढ़ाई हो, कोई दूसरा कैरियर हो, वहां से डगमगाएंगे। तो वहां से उनको अगर आप जबरदस्ती करोगे तो उनको और दिक्कत होगी। निकलना वो भी चाह रहे, लेकिन आप उनको एक सही तरीका बताओगे कैसे निकलना है। आप उनको सही, आप सोचो कि बच्चे प्रेम में नहीं पढ़े तो प्रेम में पढ़ेंगे। हाँ, आप उनको ये बता सकते हो कि सच्चा प्रेम क्या है। आप कैसे जज करें कि सही व्यक्ति सामने वाला है जिसके प्रति आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, सही है कि नहीं है, वो आप उसको बता सकते हो। आप ये बोलो कि आपका बच्चा किसी के साथ प्रेम में नहीं पड़े, किसी के साथ इमोशन से नहीं उलझे, ये नहीं होगा, वो किसी ना किसी के साथ उलझेगा। राइट। तो आप उसको ये बता सकते हो सही व्यक्ति कैसे आप फाइंड आउट करें। दूसरी चीज कि आप अगर उलझ गए हो तो निकले बाहर कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचो कि नहीं आप उलझ गए हो, निकल लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। भाई वो देना चाहता है ध्यान, लेकिन कैसे देना है वो बताओ उसको। करेक्ट करेक्ट। चलिए, ये बहुत चीज, अच्छी तो वो बात है। चीज इसमें अपन ने बताने की कोशिश की। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा क्रंच आपने दे दिया अपनी बुक से रिलेट करके, और बहुत सारी चीजें आपने शेयर कर दी है। तो अगेन मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेजोन पर रीजा 2.0 ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, वहां पर भी आप अपनी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मंगा सकते हो, और वहां से भी इमीडिएटली ऑर्डर करें।
और आज एक समाज में बदलाव लाने से पहले अपने अंदर मुझे क्या बदलाव लाना है, एक बुक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकती है। तो मैंने भी इवन ऑर्डर किए, और भी कई सारे लोग हैं। तो जितने भी लोग इस बुक को पढ़ेंगे और कोई भी उनको इम्पैक्ट या फीडबैक मिलता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी उस चीज को डालें। इवन पर्सनली आप रीजा के मानवेंद्र सर को भी आप उनको गूगल पर या फेसबुक प्रोफाइल पर या कनेक्ट करके उनको भी आप रिव्यूज दे सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि अगर आपने किसी से कुछ सीखा या कुछ आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया तो आप ये बताओ इस समाज को। क्योंकि आज एक राइटर, जो मुझे लगता है सर मैं बताऊं, एक राइटर या एक टीचर, ये वो लोग होते हैं जो समाज में बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में एक कोशिश करते हैं। और आई थिंक ये आपकी कोशिश है, जिस कोशिश के जरिए, अपने विचारों के जरिए आप एक समाज में कुछ एक बेहतर बदलाव लाना चाह रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस चीज में एक चीज और मैं पूछूंगा कि रीजा 1 हुआ, देन रीजा 2.0 हुआ, क्या रीजा 3.0 भी आने वाला है या क्या प्लानिंग है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, इसके बारे में अभी कुछ प्लानिंग नहीं है। जैसे इस रीजा 2 में मैंने दो थोड़े मुद्दे उठाए हैं। एक ये है कि आप जो मैंने आपको प्रेम का बताया है कि प्रेम से मोक्ष तक, और प्रेम क्या है, यहाँ पे उलझते हैं बच्चे, हर कोई उलझता है। दूसरा वो जातिवाद कैसे क्या है। अगर मुझे कुछ अच्छा इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसा लगता है, अगर कुछ है कि जिसको अपन कर सकते हैं, तो उसको ये जो है बुक, इसमें मैंने टॉपिक ये, लेकिन वो पूरा एक काल्पनिक कहानी है। इन दोनों को मैंने बताया, वो मोक्ष और रीजा के आसपास ही पूरी कहानी घूम रही है। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा मिलता है कि जो मेरी कहानी से रिलेटेड है, इसका इसमें हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है रीजा 3। तो अभी कोई डिफरेंट और अलग टॉपिक से रिलेटेड भी बुक आप राइट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, अभी मैं एक बुक लिख रहा हूँ जो है, जो मैं उससे एक फिक्शन कहानी है, काल्पनिक है, जो कि एक नॉर्मल गांव से कोई लड़का पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, वहां पे कैसे जा सकता है, कैसे स्टडी करेगा, वो उसके बारे में रहेगी। तो यहाँ से क्या होगा, छोटे शहरों के, गांव के बच्चे जिनको लगता है कि बाहर पढ़ने जा सकते हैं, उनमें काबिलियत होती है, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं पता होता है। तो मैं उसके ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सर, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सबसे पहला सवाल था वही सबसे आखिरी सवाल है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी तो मेरी अभी भी बनी हुई है। तो इसी जवाब का हम इंतजार की, हु इज रीजा, आखिर ये रीजा नाम कैसे आया, रीजा कौन है, और ये इंस्पिरेशन है या कोई काल्पनिक नाम भर है या इसका जीवन में कुछ रिलेट करता है, तो प्लीज थोड़ा सा बता दे। बिकॉज मुझे पता है कि लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, बट थोड़ा सा क्रंच अगर आप दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा ऑडियंस के लिए। रीजा बेसिकली जो मेरे अकॉर्डिंग है, तो रीजा एक नाम है, काल्पनिक नाम है। तो जैसे बर्ड था रोजा, रोजा अच्छा बर्ड लगा था मुझे, तो रोजा से फिर मैंने कहा ये बर्ड ऑलरेडी इसके नाम पे शायद मूवीज है ना। तो रीजा, फिर मैंने सोचा रोजा नहीं कर सकते, तो उसको मैंने रीजा किया, एक डिफरेंट नाम। तो मैंने कहा एक नया नाम लेके के आओ खुद का, तो इस वजह से मैंने उसको रीजा किया। फिर जैसे मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ रीजा के मानवेंद्र या कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो वो ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अब मेरी पहचान है, तो वो मेरी पहचान, मैं राइटर हूँ, मेरी बुक से ही है। करेक्ट, मेरी बुक का नाम रीजा है। तो वो उसको मैंने कंबाइन कर दिया, रीजा के मानवेंद्र कर दिया। तो जो मेरी पहचान है मेरी बुक से, मेरी बुक का नाम रीजा है। तो मैंने एक ही लाइन में रीजा के मानवेंद्र, जब मैंने नाम लिखा तो वहां से ही मैंने अपना पूरा आइडेंटिटी दे दी, भाई मेरा नाम मानवेंद्र है, मैंने बुक लिखी है जिसका नाम रीजा है। ग्रेट सर, वंडरफुल। और कुछ सवाल जी? और कुछ आप शायद बोल रहे थे? नहीं, मेरे और कोई आपका सवाल हो? नहीं। तो इस कॉन्वर्सेशन के लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज मैं ये कहूंगा कि जितने लोग सच में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे ऐसी फिक्शनल बुक से रिलेटेड या आपकी जर्नी को जानने में, उनके लिए ये पॉडकास्ट काफी हेल्प करने वाला है। और मैं आप लोगों को बताऊं, लोग जितने भी इन वीडियोस को देख रहे हैं या बाद में और देखेंगे, प्लीज आप अगर देख रहे हैं, आपको कोई भी बात अच्छी लगती तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बिकॉज ये 45 मिनट का जो पॉडकास्ट है, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली हम आए और हमने बोल दिया। आज अगर मानवेंद्र सर यहाँ पर आए तो उसके पीछे उनके कई सालों का अनुभव है, वो यहाँ एक्सपीरियंस करके शेयर कर रहे हो, मैं यहाँ पर आज उनसे पूछ पा रहा हूँ। तो अगर आप आते भी हैं एज अ व्यूअर, तो आप प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक, अपना रिव्यू डालें, और कैसे और लोगों से आप मिलना चाहते हैं आगे पॉडकास्ट की सीरीज में, वो भी डालें। क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट जस्ट आई थिंक थोड़ी देर का रहेगा, लेकिन वो लाइक और कमेंट एक हमें इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन देता है, जिससे हम आगे चल के ऐसे पॉडकास्ट में और बेहतर बेहतर लोगों को बुला पाए। तो अगेन मानवेंद्र सर, आपके जितने भी फ्यूचर गोल्स हैं, एंडेवर्स हैं, और जितनी भी आगे बुक्स आने वाली होगी, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतनी चीजें आपने शेयर की, आई होप कि आपकी बुक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सचिन सर, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया।
ओके, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।